अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीना फारूक शेख। गुज़श्ता रोज़ यानी 5 अगस्त की तारीख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की बड़ी जमात, इन्होंने बहुत बड़े बड़े इस तारीख से मुतल्लिक दावे किए थे। ये कहा गया था कि ना सिर्फ तहरीक शुरू करने जा रहे हैं कि एहतजाजी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को छुड़ाने के लिए और जितने असीरान हैं उनकी रिहाई के लिए, बल्कि ये कहा भी जा रहा था कि जो 5 अगस्त होगा नुक्ता-ए उरूज पर होगी ये अपनी तहरीक। दावा किया गया था। इमरान खान ने ऐलान किया फिर अपनी एक ट्वीट में कि वो जेल से बैठकर खुद इस तहरीक की क़यादत करेंगे। सख्त पैगाम भी दिया अपने कारकुनान को कि जो ये हिम्मत नहीं रखता कि वो अब सख्ती से बाहर निकले बिला किसी खौफ बिला किसी डर के, वो बेशक पार्टी छोड़कर चला जाए, सब निकलना है। लेकिन जो सूरत हाल कल बनी उसके ऊपर अब दो राय पाई जाती है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये मौक़िफ़ लिए हुआ है कि कल का एहतजाज बहुत रुकावटें थीं, गिरफ्तारियाँ हुई, बहुत आगे मसले मसाइल थे, लेकिन फिर भी लोग निकले और अच्छी तादाद में निकले। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो कि दावा करती है कि कुछ खातिर खा एहतजाज नहीं कर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना तो लोग बड़ी तादाद में निकले और ना ही एहतजाज में जो नज़्म ज़ब्त होना चाहिए या फिर जो अफादियत होना चाहिए, जिस तरह का मौसर एहतजाज होना चाहिए, वो भी नज़र नहीं आया। इस चीज़ को भी डीबंक करते हैं, लेकिन उससे बड़ा ये सवाल है कि अब तीसरा साल होने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को कैद में रहते हुए, गिरफ्तार होते हुए। दीगर असीरान भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर पाई, और ख़ासकर ये एहतजाज 5 अगस्त का जिससे मुतालिक बहुत बड़े दावे किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उससे क्या हासिल हुआ? हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए रीमा उमर साहिबा, सोहेल वड़ायत साहब, शहजाद इकबाल साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, आपसे शुरू करना चाहते हैं, क्या समझते हैं तीसरा साल अब शुरू हो गया खान साहब की कैद को, कल का जो एहतजाज था उससे मुतालिक बहुत सारे दावे किए गए, कामयाब नाकाम हिट मिस क्या हासिल हुआ पीटीआई को? बहुत शुक्रिया अलीना। हुकूमत अपनी सियासत तो कर सकती है इस बात पे कि एक नाकाम एहतजाज था, लेकिन फ्रैंकली हुकूमत का ये कहना बनता नहीं है, क्योंकि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को जब आप एक इंतजामी हरकत से रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब कि जो निकले तो 144 लगा दो, FIR कटवा दो, अरेस्ट कर लो। कल भी सुना है पंजाब में कोई 1000 वर्कर्स या सपोर्टर्स या सिंपथाइजर्स जो थे उनके खिलाफ उनको अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ FIRs हुई हैं। तो एक ऐसे माहौल में जब किसी को पता है कि वो बाहर निकलेंगे और अगर उनकी नीयत इंटेंशन ये हो कि मैं एक पूरा मन एहतजाज के लिए निकल रहा हूँ, अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए, और उसका नतीजा ये होगा कि मेरे ऊपर FIR हो जाएगी और मेरा सारा करियर जो है वो तबाह हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है खौफ का आलम तो होता है। तो हुकूमत इसलिए उनका कहना बनता नहीं है, क्योंकि अगर वो एक ओपन फील्ड देते और उस वक्त पीटीआई नाकाम होती लोगों को निकालने में, तो मेरे ख्याल से उनका कहना फिर उस वक्त बनता था। इस वक्त तो जो सख्तियां हैं बिलखसूस पंजाब में, इस्लामाबाद में, वो हम सबके सामने है। यानी कि अडियाला जेल 4-5 लोग जाना चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मजमा है, वो जाने की भी इजाजत नहीं होती। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ ने कोई बड़ा जबरदस्त काम किया? मेरे ख्याल से गिवन द सिचुएशन उस लिहाज से भी उनकी एफर्ट उस तरह की नजर नहीं आई, और मेरे ख्याल से कोई कामयाब एहतजाज जिसकी वो बात कर रहे थे वो नजर नहीं आया। उसकी वजूहत मुख्तलिफ हैं। एक तो मैंने बताया खौफ तो है ही, लेकिन इसके अलावा इस वक्त पार्टी में बड़ी तकसीम है। यानी कि आप देखें जो मरकजी क़यादत है वो सूबाई क़यादत की तरफ देखती है। मरकजी क़यादत बार बार ये स्टेटमेंट दे रही थी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसके प्लेटफॉर्म से एहतजाज होगा, महमूद खान साहब इसको लीड करेंगे। हमारे शो पे उन्होंने डिनाई किया, नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है और हम तो एक मॉरल सपोर्ट के लिए करेंगे। तो एक जो इतनी बड़ी पार्टी है, बजाय इसके कि वो दूसरी पार्टीज के पीछे छुपे या उनके साथ या उनको लीड करने का कहे, उनको लीड खुद करना चाहिए था इसमें। तो मेरे ख्याल से जो एक प्लानिंग होनी चाहिए, अगर आपने कोई जलसा करना है और आप दावा कर रहे हैं कि बड़ा एहतजाज होगा, वो प्लानिंग जो है वो मिसिंग थी। और इसके अलावा इस वक्त जो क्यादत भी है वो कोई बहुत ज्यादा सियासी तौर पे बहुत मेच्योर लोग नहीं है या एक्सपीरियंस लोग नहीं है जो कि मेरे ख्याल से एक पुल ऑफ कर सकते हैं। तो उस लिहाज से तो ये परफॉर्मेंस जो है पीटीआई की मायूस कुन रही है। लेकिन मैं एक अलीना इस पर बात करना चाहूंगा, मुझे ये पूरी जो हिकमत अमली इस वक्त हुकूमत की है, फ्रैंकली वो समझ नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आप पिछले 3-4 महीने से देखें, जब से ये खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो एक बैक साइड उसने ले ली थी। यानी कि इमरान खान साहब के ट्विटर पर बयान आते थे, लेकिन इवन ऑन मीडिया, मेरे शो पे मिसाल के तौर पे पिछले 3-4 महीने में 70-80% कंटेंट जो है वो फॉरेन अफेयर्स रिलेटेड था, जंग रिलेटेड था, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट था या गजा का कॉन्फ्लिक्ट था। मतलब ये इश्यूज हम ज्यादातर डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अब हुकूमत ने एक अपॉर्चुनिटी दी है तहरीक इंसाफ को दोबारा अपनी एक्टिविटी करने की। एक तो एहतजाज उन्होंने खुद ऐलान किया, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो 9 मई के ट्रायल हो रहे हैं और उसमें लोगों को सजाएं हो रही है और फौरी तौर पे ईसीपी उनको डी नोटिफाई कर रहा है और ईसीपी इलेक्शन का भी ऐलान कर रहा है, बाय इलेक्शंस का।
तो ये तरीके इंसाफ को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है वो इस पर गौर कर रहे हैं कि बाइकआउट कर दें इलेक्शंस का, लेकिन अगर सियासी तौर पे देखा जाए किसी भी इलेक्शन का बाइकआउट करने का फायदा नहीं होता। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे बेशक वो कहीं फॉर्म 47 वाले जीत जाएंगे, लेकिन आप जलसे करें, जुलूस करें, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप अपनी स्पेस गेन करने की कोशिश करें। हुकूमत का मुझे स्ट्रैटेजी इसलिए नहीं समझ आ रही, इस वक्त उनकी 2/3 अक्सरियत दोनों ऐवानों में है। अदलिया से इस सेटअप को कोई खतरा नहीं है। 26वीं तरमीम, बल्कि अब शायद 87वीं तरमीम की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप से कोई खतरा नहीं है। तो जब आप ये कह रहे थे कि अब हमने अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई कर लिया है और सारी अब हमारी जो है तवज्जो परफॉर्मेंस पे होगी, इकोनॉमी पे होगी, गवर्नेंस पे होगी, तो फिर उसी पे रखते हैं आप तवज्जो। लेकिन अब ये वापस हुकूमत पीटीआई की जो एक्टिविटी जनरेट करवाएगी, मुझे नहीं लगता इसमें उनका कैसे फायदा है। पीटीआई को शायद इससे कोई हुकूमत ना मिल जाए या इमरान खान रिहा ना हो जाए, लेकिन एटलीस्ट उनको एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा। एंड आई डोंट नो हाउ दैट सूट्स गवर्नमेंट। तो मुझे नहीं पता इतनी सीटों के बावजूद मजीद चंद सीटें अगर पीटीआई लूज कर जाए या ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत में वो गेन कर जाए, उससे जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी सिवाय इसके कि पीटीआई को एक मौका मिलेगा। सोहेल वराज साहब, आप इसका किस तरह तज्जिया करते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासकर कल जो पूरी एपिसोड हुई, इवन रुकावटों वाली भी, उसको कुछ हासिल हुआ? क्योंकि जब ये फैसला किया गया था, हम यहाँ पर बल्कि बहुत सारे लोग ये तज्जिया तबसरा कर रहे थे कि इस माहौल में, इन सर्कमस्टांसिस के अंदर, जब क़यादत के पास उस तरह इख्तियार भी नहीं है, जेल से खुद लीड करने का कह रहे हैं खान साहब, तो दुरुस्त है या नहीं है फैसला, इसके ऊपर अभी ज्यूरी आउट है। कल को देखने के बाद आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो इस जो 5 अगस्त का था एहतजाज, इसमें कुछ पीटीआई के लिए कुछ पॉजिटिव मैसेजेस हैं, कुछ नेगेटिव मैसेजेस। पॉजिटिव मैसेज तो ये है कि लोग शख्सी तौर पर मुझे कई जगह पे लोग निकले हुए नजर आए। ये पहली दफा हुआ इलेक्शन के बाद, ये पहली एक पीटीआई के लिए मुस्बत चीज है कि नीचे तक लोग जाती तौर पर कई जगह निकले हैं और हर जगह तकरीबन जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं या जो लोग पॉलिटिकल एक्टिव हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसमें जो बहुत बड़ी कमजोरी नजर आई वो ऑर्गेनाइजेशनल है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो ये बताए कि भाई कहाँ पे जलसा होगा, क्या कोऑर्डिनेशन होगी, कोई रास्ता है, किस तरह से इकट्ठे होना है, किस तरह से। तो वो एक टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड जो है वो फोर्स के तौर पे सामने आई। और इसीलिए मैं काफी अरसे से कह रहा हूँ कि जो उनके पास स्ट्रीट पावर है वो पीटीआई के पास नहीं रही। स्ट्रीट पावर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से ही बरकरार रहती है। आप इंडिविजुअल अगर कोई एफर्ट कर भी लें तो उसका कोई फायदा नहीं होता जब तक आप एक बहुत ऑर्गेनाइज शो ना करें। और उसके लिए हमेशा ऑर्गेनाइजेशन रोल अदा करती है, चाहे वो खुफिया तौर पे पीछे हो या जाहिरी तौर पर पीछे हो। तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई सेंट्रल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन रह गई है। कोई पता ही नहीं है कि राब्ता भी किसी का कारकुनों के साथ है या नहीं है। तो वोट बैंक तो डेफिनेटली कोई हमारे पास ऐसा पैमाना नहीं है जो ये बताए कि कोई पीटीआई का वोट बैंक कम हो गया है। मेरा ख्याल है उसी तरह है मौजूद, क्योंकि कोई सियासी सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन डेफिनेटली उनकी जो स्ट्रीट पावर है वो और कम होती जा रही है और उसकी वजह डेफिनेटली जिस तरह शहजाद साहब ने कहा, खौफ भी है, हुकूमत का दबाव भी है, मायूसी भी होती है। फिर सबसे बड़ी बात जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन का ना होना होता है। हमने देखा कि नून ने जो थोड़ी बहुत मज़ाहमत की थी मुशर्रफ साहब के ज़माने में या उसके बाद, तो उसमें हमें यही नज़र आता था कि चंद लोग ज़रूर ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिव होते थे जो लोगों को निकालते थे, फिर लेके आते थे मार रोड पर, तो उससे मुजाहरा हो सकता था। इससे पहले मुझे याद है पीपल्स पार्टी जब एहतजाज किया करती थी तो बाकायदा लोगों को घरों से छुपा के लेके जाया जाता था। दाता दरबार हर हफ्ते वो करते थे शो और जुमेरात वाले दिन उनकी गिरफ्तारियां होती थी। तो वो किसी न किसी तरह झंडे लेके, हालांकि चारों तरफ पुलिस खड़ी होती थी, एक एक बंदे की तलाशी लेके जाने देते थे, लेकिन फिर भी लोग अंदर दाता दरबार से जब निकलते थे तो वो झंडा भी निकाल लेते थे, नारे मारते हुए निकलते थे।
तो जब भी आपको इस तरह की सूरत हाल का सामना हो तो उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़ा की रोल अदा करती है। तो पीटीआई ने चूंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई ही नहीं, हमेशा उन्होंने जो किसी और तरफ देखा और उसके मुताबिक इलेक्शन में आ गए, और फिर बाद में भी उसके उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन पर तवज्जो नहीं दी। तो ये एक मेजर उनकी जो प्रोटेस्ट है वो उस वक्त तक कामयाब नहीं होते जब तक पीछे एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन। सर, आपने बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाया है। इसके ऊपर मैं आगे जाके आपसे 2-4 सवाल करूंगी। पहले ज़रा रीमा की राय ले लेते हैं। रीमा, क्या हासिल किया, कुछ हासिल भी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस माहौल में एहतजाज और इतने बड़े बड़े दावों के साथ एहतजाज करने से, या नहीं? जी शुक्रिया लीना। एक चीज़ जो हासिल की, वापस कुछ एयर टाइम उन्हें मिल गया, क्योंकि जैसे शहजाद बात कर रहे थे कई महीनों से, अप्रैल ऑनवर्ड्स पीटीआई ऑलमोस्ट इरेलेवेंट हो गई थी। हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट इरेलेवेंट हो गई थी। इमरान खान साहब जो उससे पहले हेडलाइंस में रहते थे किसी ना किसी बुनियाद के ऊपर, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, उन पे बातचीत ही ख़त्म हो गई थी। तो अब एटलीस्ट कुछ दिन लोगों ने बात की है उनके बारे में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और मैं अनफॉर्चुनेटली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई ऑपोजिशन फोर्स हो, और एक पॉलिटिकल पार्टी के अलावा और कौन है जो वो लीड कर सकता है, क्योंकि ये जो हुकूमत है, कोई भी हुकूमत हो, उसको अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत होती है। कोई ऐसी आवाज़ होनी चाहिए, कोई ऐसे ग्रुप्स होने चाहिए जो उनको अकाउंटेबल ठहराए, जो सवाल पूछे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो करना चाहो आप करो और उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई एहतसाब ना हो, कोई आपको चैलेंज करने वाला ना हो। तो इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, उसके लिए आपको एक पॉलिटिकल पार्टी, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है, लेकिन पीटीआई वो रोल प्ले नहीं कर पा रही। मैं सुहेल साहब से बिल्कुल एग्री करती हूँ। आप पीटीआई की जो तारीख देखें, जिस तरह वो बुनियाद उसकी देखें, उसके बाद उनको जब 2018 में पावर मिली, उसके बाद उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन पे काम नहीं किया। उन्होंने इमरान खान की पॉपुलैरिटी बाय एंड लार्ज उस पे वो चलते चले आए, और फिर हमने देखा कि जो लोग साथ थे पीटीआई के शुरू से, उन्होंने साथ छोड़ दिया। फिर बिल्कुल एक नई पार्टी जो लीडरशिप है वो बिल्कुल नई 2000 पिछले साल के इलेक्शंस में आई। उनकी आपस में कोई कोहीशन नहीं है, उनकी आपस में कोई गिरोह बहुत ज़्यादा है, कोई समझ नहीं आती कि पार्टी का पर्सपेक्टिव, पार्टी का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो कौन देता है। तो ये सब मसाइल हैं पीटीआई के लिए, जो पाकिस्तानी अवाम के लिए, नॉट सिर्फ उनके वोटर्स के लिए नहीं, बट पाकिस्तानी अवाम के लिए एक मतलब अनफॉर्चुनेट बात है। दूसरी चीज़ एक और है कि इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें आप देखते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स नहीं, आप सिविल सोसाइटी की भी कुछ देखते हैं शमूलियत होती है। अगर जमहूरियत की बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, लेकिन पीटीआई ने वो रिश्ता भी जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उनके साथ नहीं बनाया। एक लैक ऑफ ट्रस्ट है। इस मेरा ख्याल है पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखें, अभी भी लोगों को यही कहा जाता है, कॉल आउट ही करते हैं पीटीआई के सपोर्टर्स कि आप जो हैं वो नून लीग के साथ हैं, पीपल्स पार्टी के साथ हैं। अभी भी वो अब्यूसिव कल्चर काफ़ी हद तक वही है, वो ख़त्म नहीं हुआ। तो इस तरह जो लैक ऑफ ट्रस्ट है कि आप सिविल सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, उन्हें भी साथ लेके चलें, वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं रिश्ता बन सका। और कुछ यादें भी बहुत ताज़ा हैं अलीना, मतलब कहना में तो आसान है, और मैं कह सकती हूँ कि जमहूरियत के लिए, हकूक़ के लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर वो लोग प्रोटेस्ट का कह रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आप ही की आवाज़ दबाई हो, तो फिर वो जोश, वो पैशन, वो मुश्किल है, और वो एक इंसानी फितरत है। मेरा ख्याल है उस पर आप क्रिटिसिज्म भी ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये सब मेरा ख्याल है वजूहात हैं। तो मैं इस कल की जो प्रोटेस्ट है उसको, मेरी नज़र में वो ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाई। लेकिन चले, अब बातचीत अब उस पर हो रही है, तो पीटीआई एटलीस्ट ये दिखा रही है कि हम भी हैं, हमारे बारे में भी बात कर लें। इमरान खान साहब 2 साल से जेल में हैं, उनके और भी अब इतने ज़्यादा लीडर्स जो हैं उन्हें सजाएं हो चुकी हैं। लेकिन सवाल फिर ये उठता है ना कि इस कॉन्टेक्स्ट में बात होना भी तहरीक इंसाफ के लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदेह? क्योंकि इस वक्त जिस तरह से बात हो रही है, पीटीआई हमेशा एहतजाज की कॉल देती है, लेकिन पीटीआई जो है वो वादे वफा नहीं करती। पीटीआई के लिए निकलते हैं, सपोर्ट करते हैं उनकी, लेकिन फिर वो उस तरह से हासिल नहीं होता। तीनों में से जो भी इसका जवाब देना चाहे। शहजाद साहब कुछ कहना चाहिए।
जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर इसको आप इसके नतीजे को इस तरीके से जज करना चाह रहे हैं कि क्या इससे इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, जो ऑब्वियसली अल्टीमेट गोल होना चाहिए पार्टी का और है भी, वो तो मुझे नहीं नजर आ रहा। बट ऑपोजिशन को तो ये स्पेस चाहिए होती है, खासतौर पे इस घुटनज़दा माहौल में, कि जहां उनको अपॉर्चुनिटी मिले वो बात करें, कहीं इलेक्शन हो तो इलेक्शन में अपनी कैंपेन चलाएं। लेकिन शहजादा में सोहेल साहब ने बड़ी अहम बात की ना, उन्होंने कहा कि स्ट्रीट पावर कम हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मैं एक मिसाल देना चाह रहा हूँ, मैं मिसाल ये देना चाह रहा हूँ, जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि लीडरलेस थी, कोई बड़ा जलसा, कोई बड़ी रैलीज, कोई कॉर्नर मीटिंग्स, वो हल्ला गुल्ला, कोई उनके झंडे तक हमने नहीं देखे, कोई मेन स्ट्रीम पे उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वोट देने के लिए लोग निकले। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, अगर लोग निकलते हैं तो उसमें यकीनन आपकी एक मोटिवेशन मिलती है वर्कर्स को, जो सिंपैथाइजर्स होते हैं। बट आई थिंक गिवन द सिचुएशन, अगर आपका सवाल ये है कि मतलब बात ही ना हो, तो जो बात हो रही है वो बात ही ना हो, तो वो ज्यादा बेहतर सिनेरियो मेरे ख्याल से उससे तो बेहतर है, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से तो कोई डिस्कशन नहीं हो रही थी। मेन स्ट्रीम पे भी आप देखें, ज्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया भर में, उस पर बात हो रही थी। हमारे शो पे ही देख लें कि हम कितने दीगर इश्यूज पे बात कर रहे थे, वरना तो इमरान खान का कोई स्टेटमेंट आता था तो हम उसके और कोई किसी छींक मारते थे इमरान खान, तो हम कहते थे क्या हो गया खान साहब को। बट वो इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं था ना। जब तक कोई सियासी एक्टिविटी नहीं होगी, लास्ट जो एक्टिविटी थी वो नवंबर 2024 में थी, तो अगर कोई सियासी एक्टिविटी नहीं होगी तो मीडिया भी फटीग हो जाता है, उनके वर्कर्स भी हो जाते हैं। एक्टिविटी होना बेहतर है, बट यस, अगर आप इस पैराए में बात कर रही है कि यार लोग इतने निकलते हैं कि इस हुकूमत पे या इस सेटअप पे प्रेशर हो, वो तो नहीं बनाने में कामयाब हो। नहीं, जरा सा तो कुछ, क्योंकि मुज़ाकरात की भी तो पीछे बात चल रही है ना, तो कुछ ना कुछ तो जिस तरह से दावे पीटीआई कर रही थी, हम तो कर रहे हैं। बट सोहेल साहब से एक मिनट, हमने ब्रेक लेनी है, अंडरस्टैंड, बट जाते जाते एक सवाल ना, फिर उमर चीमा साहब को भी शामिल करेंगे। सोहेल साहब, आप अभी कह रहे थे और बड़ी अहम बात आपने की कि स्ट्रीट पावर, ऐसा लगता है कि पीटीआई की स्ट्रीट पावर में कमी आई है और उसकी वजूहात भी आपने बताई। सर, क्या जिस तरफ आपने इशारा किया कि मसनूई स्ट्रीट पावर थी, कहीं से उनको मदद मिलती थी या खान साहब के करिश्मा की तरफ से आते थे, अभी भी वही वजह है, या आप समझते हैं कि जिस तरह से क़यादत, जो पॉलिटिकल मेन क़यादत थी, वो अब जेलों में है, अब जो क़यादत है उसका राब्ता नहीं है, वकला हैं ज़्यादातर, निकाल नहीं पाए, या फिर ज़्यादातर डर है जो 9 मई के बाद एक माहौल बन गया उसका? देखिए, अगर हम कंपैरिजन करें नून से, पीपल्स पार्टी से और फिर पीटीआई से, जाहिर है इस तरह बात समझी जा सकती है। तो आपको ये देखें कि पीपल्स पार्टी का तो एक लेफ्ट की लीनिंग थी शुरू से, और उनका के जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें लेफ्ट का असर बहुत देर तक रहा। अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया, लेकिन जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन उनकी कायम रही, उसके अंदर एक लेफ्ट का तड़का होता था, स्टडी सर्कल होते थे, मिलते थे लोग, एक बड़ा वेल नेट ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी। गांव, छोटे छोटे गांव तक उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो मैंने देखी हुई है। दूसरी बात ये थी कि नून का चूंकि अर्बन सेंटर्स पर सिर्फ होल्ड था, तो अर्बन सेंटर्स के अंदर उनकी क़यादत जो बार बार जीतती रही थी, तो उसमें कुछ ना कुछ उनको मिल जाते थे एक्टिविस्ट। और फिर खासकर लोकल गवर्नमेंट, उन्होंने 2-3 दफा उसके इलेक्शन करवाए थे, तो लोकल गवर्नमेंट से उनकी लोकल लीडरशिप, जिसका ग्रास रूट रिलेशनशिप था, वो मौजूद था। पीटीआई जो है वो ना ग्रास रूट रिलेशनशिप कायम कर सकी, ना पार्टी की उस तरह से आइडियोलॉजिकल लीडरशिप जो होती है, जिस तरह मैं पीपल्स पार्टी की बता रहा था, तो ना वो पैदा कर सकी। ये सिर्फ फैन फॉलोइंग है इमरान खान की, और फिर बाद में ज्यादातर लोग नून और पीपल्स पार्टी के मुखालिफ जो थे वो उस क्राउड में शामिल हुए। फैन फॉलोइंग प्लस एंटी पॉलिटिक्स और एंटी नून और एंटी पीपल। लेकिन इसमें जो नया अवसर था वो अर्बन मिडिल क्लास थी, जो कि दोनों पार्टियों से थोड़ी सी रूठ चुकी थी, क्योंकि उनके लिए उनके पास जगह नहीं थी। तो ये सारे जो लोग हैं, ये एक तो ये है कि ये मुख्तलिफ लोग थे, इनका अब भी नुक्ता एतमाद इमरान खान और दूसरी जमातों की मुखालफत है। कोई और बड़ा नैरेटिव उनके पास नहीं है सिवाय इसके कि नून और पीपल्स पार्टी को गाली देनी है और इमरान खान को फॉलो करना है। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो आप उसके अंदर थोड़े
आइडियोलॉजिकल चीजें, कुछ पॉजिटिव चीजें वो भी ऐड करनी होती हैं। तो वो एक तो वो नहीं बन सकी, दूसरी उनकी तवज्जो ही नहीं थी। जब वो 2018 में आए तो आपको पता है किस तरह आए, किसी और ने उनके टिकट भी अनाउंस किए, किसी और ने उनके बंदे भी बनाए, हुकूमत भी शुरू में उन्होंने चलाई, लेकिन बाद में इमरान खान की फॉलोइंग इसलिए पैदा हुई कि एक तो जो पीपल्स पार्टी और नून जो थी उनके मुकाबले में मेन पार्टी ये आ गई। पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर तकरीबन सारी जो इलेक्टेबल्स थे वो तकरीबन सारे पीटीआई में चले गए और उनका वोटर भी चला गया, अर्बन मिडिल क्लास चली गई, यूथ आ गई, तो उससे एक उनकी एक ताकत बन गई। और वो सारे फिर अल्टीमेटली हमारे यहाँ ये होता है कि लोग डीप पॉलिटिक्स तो करते नहीं है, वो फैन फॉलोइंग होती है, एक शख्सियत के इर्द गिर्द लोग घूमते हैं और वो उसी तरह चल रहा है। तो इसलिए उनकी ऑर्गेनाइजेशन ना तवज्जो दी, ना उनके कोई ऐसे बड़े पहलू हैं जिन पे कोई डीप पॉलिटिक्स हो सकती है। इस वक्त तो यही पॉलिटिक्स है कि हमने इमरान खान को लाना है और जो मौजूदा रजीम है इसको शिकस्त देनी है, क्योंकि ये बाकी सारे जो हैं ये उनके परवरदा हैं। बस यही इसी नैरेटिव पे ना कोई डीप आइडियोलॉजिकल थॉट है। अभी अमेरिका के खिलाफ होल्ड ऑन टू दैट थॉट, हामी है, ठीक, बिल्कुल अमेरिका के हामी है, बिल्कुल सही। अमेरिका के एक जुमला कंप्लीट होने दे सोहेल साहब का। हाँ जी सोहेल साहब, जी देखिए ना, आप उनकी आइडियोलॉजी देखें कि कभी अमेरिका के खिलाफ हैं, कभी अमेरिका से मदद मांगते हैं, कभी जो है वो फौज के साथ मिलके चलने की बात करते हैं, कभी सारा नैरेटिव के खिलाफ जो है ना वो पूरा का पूरा, कभी फौज के खिलाफ नाम ले लेके एक जनरल जो है वो वापडा में भी अपॉइंट हुए हैं तो उसकी भी मुखालफत कर रहे हैं। तो वो सारा जो है नफरत की बुनियाद पर सिर्फ नैरेटिव है, बाकी जो उसके अंदर आइडियोलॉजिकल पहलू होने चाहिए, पॉलिटिकल पहलू वो मिसिंग है इस वक्त। अच्छा, दिस ओपन ये इंतहाई एक इंटरेस्टिंग डिबेट के लिए दरवाजा खोलता है। आई अंडरस्टैंड शहजाद आप भी कुछ कहना चाहते हैं, एक ब्रेक लेनी है, काफी देर से हम रुके हुए हैं, चीमा साहब को भी शामिल करते हैं हम फिर एक थोड़ी सी ब्रेक के बाद। जी स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम तजिया तबसरा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल के एहतजाज से क्या हासिल किया। उमर चीमा साहब, ब्रेक से पहले यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही थी, आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन सर्कमस्टांसेस में जिस तरह से कल एहतजाज किया उससे फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ है, क्या हासिल हुआ? देखिए, असल में ये डिपेंड करता है कि तहरीक इंसाफ का ऑब्जेक्टिव क्या था। आई डोंट थिंक कि उनका ये ख्याल था कि कल कोई इनकलाब आ जाना है। वो अपने आप को एक रेलिवेंट रखने के लिए एक स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरा, इमरान खान जो है वो जेल में है और वो दिन ब दिन फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि वो किसी की बात सुन भी नहीं रहे। जो उनकी पार्टी के लोग हैं, आई डोंट थिंक कि किसी ने उनको कोई बड़ा इस मामले में कोई सपोर्ट किया होगा जी कि ये बड़ा अच्छा आइडिया है और 5 अगस्त को अगर कोई इस तरह का कोई प्लान किया जाता है तो आप रिहा हो जाएंगे। बस यही है कि इमरान खान जिस तरह की बात करते हैं वो उसके आगे आमीन कर देते हैं और उस पर काम शुरू कर देते हैं कि हो सकता है कि इमरान खान जो है वो हमारी बातों से नहीं अपने तजर्बात से सीखेंगे। अब यह है कि पीटीआई वाले जो कर रहे हैं, एक होता है कि आपकी एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी होती है, एक होती है आपकी कोई सुइसाइडल स्ट्रेटजी होती है। यानी कि अगर मैं उसको उर्दू में बात करूं तो जैसे कोई एक आपकी कोई खुद बचाओ हिकमत अमली है, एक ये है कि खुदकश हिकमत अमली है। तो ये जो है ये सुइसाइडल किस्म की उनकी एक स्ट्रेटजी है कि जिसमें डू और डाई वाली पोजीशन है। इमरान खान के जो करीबी लोग हैं या जिनका दावा है कि वो इमरान खान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो ये समझते हैं जी कि इमरान खान जो है वो हो सकता है तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाए लेकिन वो अपनी ज़िद पर पक्के रहेंगे। तो फिर उसकी एक अपनी कास्ट है, वो जिस अंदाज में कर रहे हैं वो उससे तहरीक इंसाफ का क्या अंजाम होगा। ये है कि उनका जो एक फॉलोअर है जो कि दिन ब दिन वो भी एक एक्सट्रीम किस्म की पोजीशन लेता है अपने लीडर को देख के, शायद वो बड़ा उससे जेल होता होगा, वो ज़्यादा एनर्जाइज होता होगा। लेकिन साथ ये है कि जब आपको कोई रिजल्ट हासिल नहीं होता, अगर हम आज की जो 5 अगस्त है उसका मुवाजना करें 26 नवंबर से, तो इसका मतलब यह है कि उसके बाद भी लोग जो हैं वो पहले की निस्बत एक्साइटेड नहीं थे। उनको लग रहा था कि इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। और अभी भी जो उन्होंने किया है, ये हुकूमत का ये दावा कि उन्होंने एक बड़ा कामयाब उनकी हिकमत अमली थी, अगर तो ये बात की जाए कि हुकूमत ने उनको को फ्री हैंड दिया हुआ था तो इसके बावजूद वो नहीं कर सके, तो फिर तो एक और बात है। हुकूमत ने भी पुलिस को पूरी तरह अलर्ट किया हुआ था उनके लिए, जो एक रुकावटें खड़ी कर सकते थे पंजाब की हद तक वो उन्होंने की।
जो दूसरा फैक्टर जो है केपी में मेरे ख्याल वो शायद ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था कि जो 26 नवंबर को हुआ, तो एक फियर भी था और लोग जो हैं यानी कि एक इसमें फटीक फैक्टर भी है। ओवरऑल इससे जो पीटीआई को फ़ायदे से ज़्यादा मुझे लगता है कि उनकी नज़र में हम या आप लोग नहीं हैं जब उन्होंने कोई इस तरह की स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, उनकी नज़र में उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनका फॉलोअर जो है वो भी इस तरह का जो एक एहतजाज है कि जो मुमकिन ना हो, वो उससे आप जितनी ज़्यादा एक मोटिवेशनल स्पीचेस या ट्वीट कर लेते हैं तो जो उसका एक रियलिटी का इम्पैक्ट होता है जी कि ये चीज़ें होने वाली नहीं हैं, ये तासुर जो है वो पार्टी के अंदर उनके फॉलोअर के अंदर जो है वो स्ट्रांग होगा और इससे पीटीआई को कोई ऐसा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। यानी कि उसमें एक तो दरमियान में जो एक मई 9 की जो सजाएं हुई, बहुत सारे लोग जो हैं उस वजह से नहीं आ सके, उनका फॉलोअर जो है उनको भी किसी ने एक मुख्तसरन आप ये कहने की कोशिश करें कि मायूसी हुई फॉलोअर को क़यादत से या फिर जो इवन कारकुनान हैं उनको भी? हाँ ऐसे ही है, यानी कि उसमें अच्छा। ये आप समझें जो मैं बात 26 नवंबर की है ना, उससे ऑनवर्ड और ये उसके बाद ये दूसरा उनका एक शो की एक एफर्ट थी, तो इससे पीटीआई का एक डिक्लाइन का शिकार है। इससे कोई उनका चीमा साहब अभी यहाँ पे बात हो रही थी ना, अभी जब हमने यही सवाल पूछा ब्रेक से पहले, तो यहाँ पर ये बात हो रही थी ना कि अंडर द सर्कमस्टांसेस जहाँ बिल्कुल ही आपकी मीडिया पर जिक्र भी हट गया था पीटीआई का, पीटीआई के लिए उस तरह भी कोई सोशल मीडिया के अंदर कोई बातचीत नहीं हो रही थी, उसके अंदर एकदम से आके अब पूरा का पूरा सिनेरियो बदल गया है, तो ये कहीं ना कहीं फायदा हुआ पीटीआई का? देखिए मेरे ख्याल ये तो मीडिया को फायदा हुआ कि मीडिया को एक कंटेंट मिल गया, बाकी पीटीआई वाले सर कंटेंट तो पहले भी था ना हमारे पास, हम डिस्कस कर रहे थे, सोशल इश्यूज डिस्कस कर रहे थे, हम फॉरेन इश्यूज डिस्कस कर रहे थे, हमारा क्या है, हमने तो कर ही लेनी है डिस्कशन। शहजाद साहब लेकिन ये ज्यादा है कि एक्साइटिंग है, ये ज्यादा अच्छा बाहर के मामलात है उनकी निस्बत अगर कोई दाखिली सूरत हाल हो तो उस पर ज्यादा दिलचस्पी। हाँ, लेकिन ये है कि फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट होने के नाते मीडिया ये जरूर चाहता है कि मुल्क में स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो ताकि कुछ मामला आगे चल सके, हुकूमत को भी चेक एंड बैलेंस मिलेगा। शहजाद साहब ब्रेक से पहले आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और उमर चीमा साहब एक मुख्तलिफ जाविया लेके आए, इसका भी अगर आप जवाब देना चाहें। ब्रेक से पहले मैं जो बात की थी सुहेल साहब ने, मैं उसके बताना चाहता था कि जो ऑर्गेनाइजेशन वीक है तहरीक इंसाफ की, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस रिसेंट तारीख में पिछले 15 सालों में जितने भी लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए हैं, आप उसमें देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा मायूस कुन रही है। मतलब बड़े बड़े उनके जो एमएनएज इलेक्ट हुए थे वो भी अपनी यूसी में नहीं जीत पाए। मुझे याद है कराची में जब हुए 2015-16 में अली जैदी टाइप लोग जो कि बाद में एमएनए बने वो अपनी यूसी हार गए थे। इसी तरह 2016 में या 2015 के एंड में पंजाब में इलेक्शंस हुए थे, लोकल बॉडी बुरी तरह वहाँ पीटीआई हारी थी। 2021 में पेशावर से भी वो सीटें हार गई थी, क्योंकि जब लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे आपकी जो तंजीमी ढांचा कितना मजबूत है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि जितना बड़ा इलेक्शन होगा तो लोग जो है वो देखेंगे अपने लीडर की तरफ। यानी कि कौमी असेंबली के लिए इमरान खान के नाम पे वोट पड़ जाता है, लेकिन अगर लोकल बॉडी इलेक्शन होगा तो वहां पे इमरान खान के नाम पे सिर्फ वोट नहीं पड़ेगा, गली मोहल्लों के इलेक्शन होते हैं तो वहां की ऑर्गेनाइजेशन कितनी मजबूत होती है वो मैटर करती है। मैं बस सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था उसमें। अच्छा, मैं एक चीज़ इसके ऊपर एक और सवाल है, हमने अभी बात की कि पीटीआई में शख्सियत परस्ती या शख्सियत पसंदी के अलावा ऑर्गेनाइजेशन पर तवज्जो नहीं दी, इसलिए आज ऐसा हुआ। बट क्या ये मवाजना नून लीग से नहीं किया जा सकता? क्योंकि जब नून लीग में नवाज शरीफ साहब गए तब हमने देखा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होने के बावजूद नून लीग को बड़ी गस पहुंची, और सोहेल साहब इसके गवाह हैं। जब मियाँ साहब बाहर आए या अंदर थे, इवन बाहर चले गए, तो कितना नुकसान हुआ पंजाब के अंदर नून लीग को। तो क्या पाकिस्तान की हकीकत या सियासी हकीकत नहीं है शख्सियत परस्ती या शख्सियत के नाम पर वोट पड़ना? तो फिर क्या पीटीआई के लिए सिर्फ इसको कहना जायज होगा? सर देखिए, जो पीएमएलएन है ये आप देखते ना कि बनी कैसे। It came into force as a anti-PPP force supported by General Ziaul Haq। पहले ये ऑफिशियल मुस्लिम लीग बनी, ठीक है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब जनरल जिया की डेथ हुई तो नवाज शरीफ साहब उसी पार्टी के हेड बन गए, और उनकी सारी तंजीम जो है वो लोकल गवर्नमेंट और नॉन पार्टी इलेक्शन 1985 इसी पे उस्तवार रही, और आज तक उसकी ट्रेसेस जो हैं वो है। इसी तरह सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन है वो टोटली लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बेस्ड है। जहां पे लोकल गवर्नमेंट हो जाते हैं उस पार्टी की एक पूरी बुनियाद ग्रास रूट तक बन जाती है, क्योंकि वो गली मोहल्ले के लोग होते हैं
वो हर एक को जानते होते हैं। सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली का बंदा इस हद तक नीचे नहीं जा सकता, ना उसका कांटेक्ट होता है। तो इसलिए किसी पार्टी को खड़ा करना हो या किसी पार्टी को खत्म करना हो, उसके लिए लोकल गवर्नमेंट जो है वो बहुत हेल्प करती है। और नून की तो 100% तंजीम साजी, उसका उठान, उसकी मजबूती या कमजोरी, सब कुछ ही वो लोकल गवर्नमेंट पर डिपेंड करता था, और उसी से वो पार्टी बनी। और फिर 1985 का जो पार्टीलेस इलेक्शन था, उसमें जो इलेक्टेबल्स आए उनको बना के वो पार्टी बन गई, और आज तक वो उसी तरह जो वहां पर जो डोमिनेशन है वो इलेक्टेबल्स की रही शुरू से ही। हाँ, बाद में उनके अंदर जो अर्बन सेंटर्स थे उसमें नून का कुछ वोट पैदा हो गया, जो कि डायरेक्टली नवाज शरीफ के साथ रिलेटेड। वहां पे कुछ तब्दीलियां हमें नजर आई, लेकिन इलेक्टेबल्स उसी तरह रहे पार्टी के अंदर। जो 1985 से जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो अभी तक मौजूद है नून के अंदर। हाँ, जो अर्बन सेंटर से उसके अंदर तब्दीली आई, जबकि पीटीआई बिल्कुल इस प्रोसेस से नहीं गुजरी। वो डायरेक्टली जो है अर्बन मिडिल क्लास की पॉपुलैरिटी, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट, और फिर डायरेक्टली वो 2018 का इलेक्शन जीती है। इसलिए उनको वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो था, जो बनना चाहिए था, उसका वो बन ही नहीं सकता, वो बन ही नहीं सकता। अच्छा, उमर चीमा साहब ने जो जाविया उठाया, इसका कोई रिस्पांस देना चाहेगा? कि वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, आप लोग बेशक ये कह रहे हैं कि मीडिया में वापस आ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बेशक बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, लेकिन इस तरह के नाम से पार्टी के कारकुन को, नीचे वर्कर को बड़ी मायूसी भी हो रही है। पार्टी के वर्कर्स का तो मैं नहीं कह सकती, किसी से बात नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल है ओवरऑल एक रेलेवेंस दिखाना कि आप मुल्क के लिए भी अभी भी एक रेलेवेंट फोर्स हैं, ये एक छोटी लेकिन एक कामयाबी तो इसे आप नहीं कहेंगे, बट ये एक कॉन्सिक्वेंस है इस एहतजाज का। अब इससे मेरा तो ख्याल है वापस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे फोकस आया है, और उसके बाद एक चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं ना, जिस पे आप ज्यादा बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने फॉलो करना छोड़ दिया था, मैं लीव पे थी, लेकिन मैंने फॉलो करना छोड़ दिया था कि क्या हो रहा है डे टू डे, लेकिन फिर मैंने देखा, सारी जजमेंट्स पढ़ी, तो एक तरह से इंटरेस्ट आपका रिवाइव होता है। अब वो कब तक रहता है वी डोंट नो, उसके क्या कोई पीटीआई को डायरेक्ट फायदा होता है, वी कांट टेल। कारकुनान के जो पैशन है वो कितना इग्नाइट होता है, क्या पता, लेकिन ओवरऑल एक एम्फेसिस, एक फोकस वापस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे, और पीटीआई ही है हमारी ऑपोजिशन की एक फोर्स, उस पे आता है। मेरा ख्याल है ये एक इम्प्लीकेशन कह सकते हैं, सक्सेस या नहीं वो मतलब एक वर्ड्स की बात है कि आप इसको सक्सेस कहें या नहीं। ठीक है। अच्छा, टू ऐड टू दिस अलीना, एक जो बात उमर ने की ना, जो वर्कर्स के हवाले से, वो इस लिहाज से रेलेवेंट है कि जब भी एहतजाज की कॉल होती है और लीडरशिप गायब हो जाती है, तो वर्कर्स और लीडरशिप में एक गैप जरूर हमें नजर आता है। कल भी पेशावर में किला बलासार पे काफी लोग मौजूद थे और चाह रहे थे कि अली मीन गंडापुर आए, कोई तकरीर करें, कोई अगले लाएमल बताएं। वो वहां पे आए और 2 मिनट में चले गए, और आपने देखा उसके बाद जो वहां पे लोगों ने बातें की उनके खिलाफ या पार्टी लीडरशिप के खिलाफ, उससे नजर आता है कि वर्कर्स जो है, जो मौजूदा लीडरशिप इस वक्त बाहर है, उससे बड़ी मायूस हो रही है। तो हाँ, ये गैप तो जो है वो मजीद विजिबल होता है जब इस तरह का एक एहतजाज कॉल किया जाता है और वो नाकाम हो जाते हैं। यानी कि सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा जो कि कह रहे हैं कि यार हम तो महमूद खान अचकजई की तरफ देख रहे हैं, वो लीड करेंगे, और आके उनकी तंजीम या तहफ़्फ़ुज़ तहरीक पाकिस्तान वाले इनकार कर देते कि नहीं, हमने तो कोई ऐसी बातचीत नहीं की है कि हम लीड करेंगे। तो मेरे ख्याल से वो वर्कर्स के सामने जो लीडरशिप है वो एक्सपोज होती है जब भी इस तरह का कोई नाकाम एहतजाज होता है। बट एज आई सेड बिफोर कि हाँ, एक पार्टी जो कि रेलेवेंट ही नहीं थी, अब कम से कम हुकूमत उनको रेलेवेंट बना रही है सब कुछ करके। जैसे मैंने कहा, जब बाई इलेक्शन आएंगे और पीटीआई के उसमें हिस्सा लेती है, बेशक हार जाएंगे, लेकिन उनको सियासत करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन मिलेगी। तो मुझे नहीं समझ आता कि हुकूमत की एग्जैक्टली स्ट्रेटजी क्या है, वो क्यों चाहेंगे कि इस वक्त उनको स्पेस मिले। चीमा साहब कुछ कंक्लूडिंग कमेंट्स देना चाहेंगे? देखिए अलीना, मैं जो बात पहले कर रहा था, एक कामयाबी जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है, और बार बार जो नाकामी होती है उसकी वजह से लोग मायूस होते हैं। एक जो पीटीआई का वर्कर चल रहा है वो एक उम्मीद पर चल रहा है, वो बेशक फेक न्यूज पर हो कि अभी डील हो रही है नहीं हो रही, अभी इमरान खान बाहर आ रहे हैं, और अगर उन्हें बारहा इस तरह की चीज़ों से इसी मौक़िफ़ का इरादा हो या इसी चीज़ पे वो उनको लगे कि नहीं, इनके पिछला जो हमारा प्लान है वो भी नाकाम हुआ, अभी भी नाकाम हुआ, तो उससे लोग मायूस होते हैं। और ख़ास तौर पे जो एक स्विंग कर रहे होते हैं लोग, स्विंग वोटर होता है, वो ज़्यादा उसका असर लेता है।
अलीना एक बात अगर मैं कहूँ मुख्तसरन कर दें क्योंकि अब हमें ब्रेक लेनी है। मेरा ख्याल है जो लोग बाहर सड़कों पे निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, उनमें और वोटर्स में फ़र्क होता है। तो अगर लोग निकल नहीं रहे, इससे ये कहना कि वोटर्स इफेक्ट होंगे और वो अपना वोट तब्दील करेंगे, ये शायद अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि इन दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है जी, ओके, विद दैट एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लेकिन आपके सवालों के साथ। वेलकम बैक जी। आप लोगों ने जो यूट्यूब पे सवाल भेजे हैं, तज्जियाकारों से उनका जवाब जानते हैं। सुहेल साहब से करते हैं पहला सवाल। सुहेल साहब, पूछा जा रहा है कि बड़ी खबरें गर्म हैं कि हुकूमत एक नई आईनी तरमीम लाने वाली है। क्या बार बार आईनी तरमीम पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत बनाती है, या ज़रूरी अमल है, या कमज़ोर करती है? देखिए, आइन में लिखा हुआ है कि 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट कोई भी तरमीम कर सकती है। तो जाहिर है जब भी हुकूमत या पार्लियामेंट जब भी चाहे वो तरमीम तो कर सकती है। दूसरी बात यह है कि तवक्को यही करनी चाहिए कि कोई पार्लिमानी निज़ाम पर और जो वफाकी निज़ाम है उसके जो असूल तय किए गए हैं 1973 के आइन में, उनसे कोई इनहराफ नहीं किया, क्योंकि उसके ऊपर एक कंसेंसस है पॉलिटिकल पार्टीज का, रिलीजियस पार्टीज का, और अब इट हैज बिकम ए सेक्रेट डॉक्यूमेंट। जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे एक कंसेंसस है, उसी तरह पाकिस्तान के आइन पर भी एक कंसेंसस है। तो इसलिए उसको कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ ना डाली जाए जिसको लोग एक्सेप्ट ना करें, और जो ताकत का तवाज़ुन जिस तरह तकसीम है उसके अंदर भी कोई बड़ी तब्दीली जो है वो नहीं करनी चाहिए। हाँ, ज़रूर आवाम की फलाह के लिए आप ऐसे पाकिस्तान जो कानूनी निज़ाम है, अदालती निज़ाम है, उसके अंदर ज़रूर इस्लाहात करें, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी पेचीदगियाँ हैं, वो करें। और इसी तरह जो जितने पुराने कवानीन हैं उनको दोबारा से रिविजिट करें। कोई 1896 का है, कोई फलाना है, तो इसको करें। सुहेल साहब, आपने बहुत सी खबरें चल रही हैं, कयास हो रहा है जो नई आईनी तरमीम है इससे मुतालिक। ये बताएं सर, आपकी खबर या आपकी इतलात क्या है इससे मुतालिक? आईनी तरमीम में क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है एनएफसी और 18वीं तरमीम के बारे में डेफिनेटली कंसर्न पाया जाता है वफाक में, लेकिन उसी तरह खासकर सिंध बलोचिस्तान में उसका दिफा भी मौजूद है। तो इसलिए ये बड़े सेंसिटिव मौजूआत हैं जिसमें पाकिस्तान एक दफ़ा 2 लख्त हो चुका है इन्हीं सूबाई मामलात पर और सूबाई हकूक़ पर। इसलिए इनके ऊपर जब भी गौर किया जाए बहुत सेंसिटिविटी के साथ गौर करना चाहिए। ये बड़ी सफ़र तय करके आके हमने 18वीं तरमीम किया जिसमें पूरा कंसेंसस था। उस वक़्त बलूचिस्तान की नेशनल पार्टीज भी उसके अंदर शामिल थी, इसी तरह के ANP भी शामिल थी, इसी तरह सिंध की जो सारी जमातें हैं उनका भी एक कंसेंसस था। तो ये एक बड़ा कंसेंसस हुआ था जो 18वीं तरमीम की शक्ल में। तो इस कंसेंसस को तोड़ना ऐसे अंदाज में कि जिससे सब नाराज हों, ये मुनासिब नहीं हो। ठीक है, थैंक यू सो मच सुहेल वलायत साहब। आगे बढ़ते हैं जी, उमर चीमा साहब से सवाल करते हैं। चीमा साहब, पूछा जा रहा है, ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी बैरून मुल्क जायदादें खरीद कर एक मुल्क का उन्होंने मखसूस नाम लिया, पुर्तगाल की तरफ इशारा किया, शहरियत की तैयारी कर रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान का मकसद क्या है सर? देखें, ख्वाजा साहब ने अपना मकसद बयान नहीं किया, लेकिन मकसद कोई ना कोई लग रहा है कि इसके पीछे है। जो है ना, अशार के पर्दे में वो किसी से मुखातब ज़रूर हैं। अगर तो हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो मुझे इस बयान में सदाकत नज़र नहीं आती कि आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस काबिल हो गई है या उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो बाहर चले जाएं। पहले हम सियासतदानों की तरफ आते हैं तो उसमें भी सारे रगड़े जाते हैं, अब जो ब्यूरोक्रेसी है उसके हवाले से भी बात होती है। अगर पुर्तगाल की बात की जाए तो पुर्तगाल में तो ख्वाजा साहब के एक अपने कैबिनेट कोलीग हैं, उनका रियल एस्टेट का एक प्रोजेक्ट था, उसके हवाले से भी लोग ये बातें करते थे कि उन्होंने कई लोग जो हैं उन्होंने उस प्रोजेक्ट के ज़रिए इन्वेस्टमेंट किया है या उनका पैसा इस तरह से बाहर गया है। तो मे बी यानी कि वो कोई उस तरफ इशारा है, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं वो सियासतदानों से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी की तरफ उनकी तवज्जो है। जो मैंने इधर उधर लोगों से चेक भी किया है तो ऐसे कुछ और भी जैसे होता है ना, कोई सर्द जंग चल रही होती है हुकूमत के अंदर भी,
मामलात होते हैं, बाज़ का आपके कोई ब्लू आइड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आप उसमें से किसी एक टारगेट कर रहे होते हैं, उसमें बाकी लोग जो हैं वो भी रगड़े जाते हैं और आप तासर ये देना चाह रहे होते हैं कि आप जनरली बात कर रहे हैं। ख्वाजा साहब ने अपना जो एक पहला ट्वीट किया, उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट उसमें कोई इशारा देने की कोशिश की। वो कह रहे हैं जी कि विर्क साहब ये काम कर रहे हैं। अच्छा, विर्क साहब जो है इनके, आप चूंकि उन्होंने बात ब्यूरोक्रेसी की है, तो हमें अपनी जो एक सर्च है उसको भी नैरो डाउन करना पड़ता है कि ये कौन से विर्क साहब हैं। तो एक विर्क साहब हैं और उधर भी कुछ मामला चल रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट में एक पावर स्ट्रगल होती है कि कौन सा फीसद किधर लगाना है। अच्छा, वो जो विर्क साहब हैं उन पर कोई ऑलरेडी कोई एक रिपोर्ट भी तैयार हुई है जिसमें कोई करप्ट ऑफिसर्स का कोई जिक्र है, तो उसमें उनका भी नाम डाला गया है। तो आई डोंट नो, यानी कि ये कोई इस तरह की कोई टेंशन मुझे लग रही है कि जिसमें कोई है चंद अफराद तक महदूद है, लेकिन उसमें उसको जरा एक जनरलाइज करने के लिए उन्होंने आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी का नाम दे दी। बट सर, ख्वाजा साहब ये आके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्यों कह रहे हैं? ख्वाजा साहब ये सारी बातें अपनी हुकूमत के सामने क्यों नहीं उठाते? बड़ा संजीदा स्कैंडल लग रहा है। तो देखिए, आजकल जो है ना, ओवरऑल कोई हुकूमती वुज़रा भी ज़्यादा न्यूज़ ब्रेकर हैं। यानी कि एक होता तो यह है कि ये बेसिकली पॉलिसी मेकर्स हैं, उधर उस लेवल पे होना चाहिए। ये तो एक मीडिया की ड्यूटी है कि हम जो है गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाएं, लेकिन अब देखने में ये आता है कि ज़्यादा जो वुज़रा हैं वो भी इसी तरह की खबरें दे के वो खबरों में रहते भी हैं। तो क्वाइट लाइकली ऐसा भी मुमकिन है कि ख्वाजा साहब जो हैं वो किसी तरह खुद मुतासरीन में शामिल हों या कोई ऐसे मुतासरा अफराद हों जिनके कहने पे उन्होंने कोई ट्वीट कर दिया हो कि एक प्रेशर बिल्ड हो, जो कि इंटरनली सब लोगों को आइडिया हो, लेकिन ज़ाहिर लगे कि जैसे एक ग्रैंड इशू की तरफ, एक ओवरऑल जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस की तरफ उन्होंने इशारा किया है। मुझे ऐसा नजर नहीं आता, मुझे लगता है कि कुछ अफराद का मसला है। अच्छा सर, वो आपने एक विर्क साहब का नाम लिया, लेकिन विर्क तो बहुत होंगे ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर। अगर आप स्पेसिफाई कर देते तो हम ये बता भी देते अपने प्लेटफॉर्म से कि अगर वो शख्स अपने कहना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। ऐसे ही मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब ने तो बात कर दी सोशल मीडिया के ऊपर, हम ये गैर जिम्मेदारी होगी अगर ऐसे इल्ज़ाम लगा दें। चीमा साहब। अलीना, मेरा ख्याल है कि चूंकि उन्होंने विर्क साहब कहा है, मुझे कुछ आइडिया है, यानी कि मैंने आपको बताया भी है कि एक विर्क साहब हैं जिनको एक करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से कोई रिपोर्ट भी बनी है, उसमें उनका नाम भी है, कोई और लोगों का नाम भी है। तो अब चूंकि ख्वाजा साहब ने नाम नहीं लिया तो मैं भी चाह रहा हूं कि मैं उसको स्पेसिफाई ना करूं कि ये किस विर्क की बात हो। चले फिर हम ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट करते हैं। जी ख्वाजा साहब, ये इस तरह से पता नहीं ब्यूरोक्रेसी में कितने विर्क साहब होंगे, अगर कोई है तो आप भी स्पेसिफिक से सबका नाम लेना मेरा ख्याल है मौजू नहीं है। बाकी उमर चीमा साहब ने बताया कि उनकी तहकीक के मुताबिक ये मामला उनको क्या लगता है किस तरफ जा रहा है। थैंक यू चीमा साहब। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। रीमा उमर साहब से सवाल करते हैं। रीमा जी, आपसे सवाल हो रहा है कि जब अदालतें सबूतों की बुनियाद पर किसी सियासी रहनुमा को सजा देती हैं तो चंद सहाफ़ी इसे जमहूरियत का कत्ल करार देते हैं। क्या इस सोच का मतलब ये है कि अगर आप सियासतदान हैं, अपोजिशन लीडर हैं तो आपको किसी भी जुर्म पर छूट मिलनी चाहिए, या कानून का इतलाक सिर्फ आम आवाम पर होता है? बहुत कॉमन परसेप्शन है हमारे मुल्क में कि ऐसा होता है, लेकिन मेरा ख्याल है 3-4 मसाइल हैं इस पूरी प्रेमिस पे। पहला तो ये इन्होंने कहा सबूत, अगर सबूत हैं तो फिर भी लोग कहते हैं इंसाफ का कत्ल है। मेरा ख्याल है अक्सर ऐसा नहीं होता। आप नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शंस देख लें, मैं सबसे पहले तो जजमेंट पढ़ती हूँ देखने के लिए कि क्या सज़ा या कन्विक्शन दुरुस्त है या नहीं। मुझे उन कन्विक्शंस में वज़न नहीं नज़र आया, इसलिए मेरी नज़र में वो इंसाफ के खिलाफ थी। इमरान खान साहब की भी आप जजमेंट्स देख लें, इद्दत से लेके जो 190 मिलियन पाउंड्स केस है, उसमें भी मुझे क्रिमिनल नौयत का एविडेंस नज़र नहीं आया ये दिखाने के लिए कि उनको कन्विक्ट होना चाहिए था उस केस में, और सजाएं भी मुझे एक्सेसिव लगी। सिमिलरली 9 मई के वाक़यात में जो ATC फैसलाबाद वाली जजमेंट है इन पर्टिकुलर, इसमें कहाँ है एविडेंस कि लोगों को दहशत गर्दी के लिए सजा हो। तो सिर्फ ये मसला नहीं है कि लोग पॉलिटिकल लीडर्स हैं या सियासतदान हैं, जो एविडेंस है वो ही नहीं नज़र आता है इस जजमेंट में कन्विक्शंस को सपोर्ट करने के लिए या सज़ाओं को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा, पूरा प्रोसेस देखते हैं, आप देखते हैं क्या फेयर ट्रायल मिला या नहीं मिला। और ऐसे केसेस में क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कन्विक्शंस या सेंटेंसेस के पीछे, बहुत ज़्यादा
मुल्क की सियासत पे असर पड़ता है। तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे हैं इदारे जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन प्रोसीडिंग्स को, तो इसलिए उस पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए क्या ये मैनिपुलेटेड या इन्फ्लुएंस प्रोसीडिंग्स तो नहीं है। और तीसरा, क्योंकि हमारी एक तारीख रही है कि सियासतदानों को गलत टाइम एक सजा के तौर पे मुख्तलिफ चीज़ की पॉलिटिकल सजा के तौर पे उन्हें आप क्रिमिनल कन्विक्शंस देते हैं किसी और ऑफेंस के लिए, और बाद में जब सुलह हो जाती है तो वो रिवर्स हो जाती हैं। इसलिए उस पर्सपेक्टिव से देखना भी ज़रूरी है जो एक आम शहरी के केस में शायद ना हो। तो जब मैं इन तीनों चीज़ों को, मैं तो एटलीस्ट इन तीनों चीज़ों को देख के फैसला करती हूँ कि क्या इंसाफ हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच रीमा। इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हुआ है, इजाज़त दें हमें, अल्लाह हाफ़िज़।